हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने बताए और सभी स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक किया और काफ़ी स्टूडेंट्स ने एक कमेंट भी किया कि सर आपने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो है आप वीडियो अलग अलग प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे हम अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएँ। मैंने कहा भी था कि हर टॉपिक पर मैंने जितने भी टॉपिक आपको बताएं हर टॉपिक का जो है वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। उनको आप तैयार करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बनेगा, 100% बनेगा। अब मैंने आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चनों पर जो है वीडियो को प्रोवाइड भी कर दिया, उनका लिंक भी मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। अब मैंने उन प्रश्नों में मैंने एक प्रश्न आपको बताया था वीट स्टेन सेतु। मैंने कहा था कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो पक्का ही से संबंधित न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार जरूर आएगा। और जब आपको इसका डेरिवेशन आएगा, वीट स्टेन सेतु आएगा, तभी तो इस पर आधारित आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए टाइम को लॉस नहीं करते, अपनी क्लास को शुरू करते हैं और बहुत ही कम समय में मैं आप लोगों को वीट स्टेन सेतु जो है बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताने वाला हूँ अगर वो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा वीट स्टेन सेतु। तो एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे प्रोफेसर वीट स्टेन सेतु। इन्होंने इस व्यवस्था के बारे में बताया और जिसके माध्यम से ये बताया कि किसी चालक का अज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जा सकता है। इन्होंने क्या किया, 4 प्रतिरोध लिए और 4 प्रतिरोधों को क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया था कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसी प्रकार जो है श्रेणी क्रम आपका जो है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। जबकि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक साथ बैटरी के ध्रुव से और दूसरे सिरे को एक साथ बैटरी के ऋण ध्रुव से संबंधित कर देते हैं। ये समांतर क्रम होता है। तो इन्होंने क्या किया कि 4 प्रतिरोध लिए और चारों प्रतिरोधों में ये बताया कि अगर 3 प्रतिरोधों का मान पता है तो एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं इनके इस नियम की सहायता से। इन्होंने 4 प्रतिरोधों के लिया PQRS, 4 प्रतिरोध लिए और इनको श्रेणी क्रम में जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूं कि इन्होंने 4 प्रतिरोध लिए, एक प्रतिरोध लिया P और एक प्रतिरोध लिया Q। समझिएगा, बहुत ही जल्द मैं आपको समझा दूंगा। एक प्रतिरोध लिया R और एक प्रतिरोध लिया S। इन्होंने 4 प्रतिरोध लिए और इन चारों प्रतिरोधों के माध्यम से इन्होंने एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया। अगर आप इतनी टाइम ये इतना भूल जाओ तो ये एक आपका समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। इन्होंने चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संबंधित करके एक चतुर्भुज का निर्माण कर दिया। जो ये P है वो मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, ठीक है, और एक Q है, ये प्रतिरोध मैं यहाँ पर संबंधित कर देता हूँ। एक R है वो मैं यहाँ पर संबंधित कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर इसको क्यों कर दो, बहुत अच्छा हो जाएगा। P Q R और उसके बाद यहाँ पर कर दो भाई S। इन्होंने इन चारों प्रतिरोधों को क्या किया, श्रेणी क्रम में संबंधित करके इस चतुर्भुज का निर्माण कर दिया। इस चतुर्भुज का नाम मैं दे देता हूँ ABCD। अब चतुर्भुज में भाई 2 विकर्ण तो होंगे ही, आप सभी को पता, 4 भुजाएं तो 2 विकर्ण होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक विकर्ण आपका BD है और एक विकर्ण आपका AC है। इन्होंने अपनी इस व्यवस्था में क्या किया, जो आपका BD विकर्ण था इसमें इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर यानी एक धारा मापी जो है संबंधित कर दिया जिसका प्रतिरोध G है और इसमें एक कुंजी K2 को संबंधित कर दिया। किसको भाई, K2 कुंजी को संबंधित कर दिया अपने इस विकर्ण BD में। और जो दूसरा विकर्ण AC था इसके बाह्य सिरों को क्या किया, एक बाह्य बैटरी, ठीक है, एक बाह्य बैटरी से संबंधित कर दिया। ये धन ध्रुव है और ये ऋण ध्रुव को एक कुंजी के साथ, और इस कुंजी का नाम क्या है भाई, इस कुंजी का नाम है K1। इसके साथ इन्होंने क्या किया, संबंधित कर दिया।
इसमें ये तो संरचना हो गई भाई। व्हीटस्टोन सेतु ने क्या किया, 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संबंधित करके एक चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या किया, विकर्ण बीडी में एक गैल्वेनोमीटर के साथ कुंजी K2 को संबंधित किया, और जो आपका AC विकर्ण था इसके बाह्य सिरों को एक बाह्य बैटरी के द्वारा कुंजी K1 से संबंधित कर दिया। ये तो इसकी क्या हो गई भाई, ये तो इसकी संरचना हो गई। क्रियाविधि में, अब क्रियाविधि में आपको ये समझना है कि जब हम क्या करते हैं, देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आप समझ लोगे तभी आपको ये आएगा, ठीक है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। क्रियाविधि में आपको ये बताना है कि जब इस कुंजी K1, देखिए यहाँ पर बैठी है ना, जब आप इस कुंजी K1 को क्या कर दोगे, ऑन कर दोगे, ऑन करने का मतलब इसको बंद कर दोगे। जैसे ही आप इसको बंद करते हो तो ये तार आपस में हो जाते हैं कनेक्ट, और जब कनेक्ट हो जाएंगे तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। आपको पता है कि जो विद्युत धारा होती है किसी परिपथ में, वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पर धन आवेश, यहाँ पर ऋण आवेश है। तो जैसे ही हम बोलेंगे यहाँ पर क्रियाविधि में कि कुंजी K1 को हम क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं या बंद कर देते हैं, वैसे ही आपकी इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। किस आवेश से, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो जो ये धारा आई है, ये जैसे ही इस पॉइंट पर आती है, पॉइंट A पर, तो यहाँ पर 2 मार्ग आपके मिल जाते हैं, एक मार्ग ये, एक मार्ग ये। अब ये धारा जब इस मार्ग में जाती है तो इसको नाम दे देते हैं I1, और जब इस मार्ग में जाती है तो इसको नाम दे देते हैं I2, कि इधर धारा I1 जा रही है, इधर I2 जा रही है, जबकि दोनों का योग I के बराबर ही होगा, क्योंकि I धारा ही बिंदु A पर 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। साथ ही में आपको बोलना है कि जब कुंजी K1 को हम क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं या बंद कर देते हैं, तो ये धारा जो है 2 भागों में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। और यदि आपकी कुंजी इसी वक्त, यदि ये कुंजी K2 को भी हम क्या कर दें, ऑन कर दें, यानी बंद कर दें, और बंद करने के पश्चात गैल्वेनोमीटर में, यानी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध अगर G हो, और ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी तीर मान लीजिए अगर ऐसे है, तो ये ऐसे की ऐसे ही बने रही, यानी इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप ना हो, तो हम कहेंगे कि जो ये आपका परिपथ है, ये आपका जो व्हीटस्टोन सेतु है, ये संतुलन की स्थिति में है। समझ लीजिए संतुलन की स्थिति क्या होती है। संतुलन की स्थिति यही है कि यदि हम कुंजी K1 को ऑन करते हैं, यानी बंद करते हैं, तो बंद करने के पश्चात इस परिपथ में जो वैद्युत धारा होती है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर प्रवाहित होने लगती है। ये धारा जब बिंदु A पर आती है तो 2 भागों में टूट जाती है, I1 और I2 में। और इसी वक्त यदि हम कुंजी K2 को बंद कर देते हैं और गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है, तो इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति बोलते हैं। और व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति में ये जो प्रतिरोधों संलग्न जो भुजाएं, ये जो AB भुजा है, इसकी संलग्न भुजा आपकी AC है, तो इन संलग्न भुजाओं के जो प्रतिरोधों का अनुपात होता है, यानी P/Q, ठीक है, P/Q बराबर R/S होता है। या इसको, इस नियम को ऐसे भी लिखा जा सकता है, P इस R को यहाँ पर ला सकते हैं बटे में, और इस Q को उधर ले जा सकते हैं Q/S, चाहे ऐसे बोलिए और चाहे ऐसे बोलिए। ये कब आएगा, जब यहाँ पर R की जगह हम Q जोड़ेंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, R जोड़ देंगे भाई। और ये कब आएगा, जैसा भी हमने जोड़ा था। तो इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं लेना है कि सर जी यहाँ क्यों, यहाँ आ रहा क्या है, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता है कि कोई संख्या अगर अंश में होती है तो दूसरे के बटे में ही तो आती है। तो यहाँ पर अगर R लाना तो यहाँ पर ला सकते हो, क्यों उधर ले जा सकते हो, ठीक। तो इससे आपको कन्फ्यूजन लेना ही नहीं लेना, टेंशन कोई नहीं लेना है, ठीक है। तो ये होती है संतुलन की स्थिति के जो संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजा जैसे AB की संलग्न भुजा ये है, तो इनके प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा वो इन 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। यही संतुलन की स्थिति होती है। संतुलन की स्थिति कब बनती है, जब कुंजी K1 को हम बंद करते हैं तो धारा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर प्रवाहित होने लगती है, और उसी वक्त यदि कुंजी K2 को बंद करते हैं, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है, तो यही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति होती है। और संतुलन की स्थिति में ये जो संलग्न भुजाएं हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात अन्य 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, यानी P/Q जो होता है वो R/S के बराबर होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P/R जो होता है वो Q/S के बराबर होता है, दोनों का मतलब एक ही है। यही संतुलन की स्थिति है। बताइए ये क्रिया विधि या कार्य विधि आपको समझ में आई व्हीटस्टोन सेतु की नहीं आई? अगर इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी तो अब चलिए बढ़ते हैं इसके निगमन की ओर। यहाँ पर हम हेडिंग लगा लेंगे निगमन। निगमन आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। निगमन में कुछ नहीं, जो समझाया मैंने यही है सब। निगमन में हम क्या करेंगे, देखिए किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम को हम बंद पास का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर परिपथ है और यहाँ पर हम बंद पास का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। देखिए भाई यहाँ पर लिखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से,
किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से। ठीक है, हम यहाँ पर लेंगे बंद पास। कौन सा बंद पास लेंगे? एक बंद पास आपका ए बी डी ए है और दूसरा बंद पास बी सी डी बी है। बंद पास में हम जिस बिंदु से चलते हैं उसी बिंदु पर आ जाते हैं। जैसे हम ए से चले तो ए लिखा, फिर मैंने बी लिखा, फिर मैंने डी लिखा, फिर ए लिखा। ए से चले थे ए पर आ गए, तो इस बंद पास को लेंगे। तो बंद पास का नियम ये कहता है कि किसी परिपथ के बंद पास में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस नियम को यदि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। इसका मतलब हम समझा देते हैं। जैसे मैंने बंद पास लिया, ए बी डी ए लिया, तो आप देख रहे हो कि ये जो आपका खंड है इसका जो प्रतिरोध है आपका P है और इसके साथ बहने वाली धारा कितनी I1। तो इस प्रतिरोध और धारा जो धारा आपकी I1 है इसका गुणनफल, साथ ही में अगर इसमें कोई प्रतिरोध लगा हो इसके साथ जो धारा हो उसका गुणनफल, फिर इसमें फिर आपका जो इस वाले खंड में आपका प्रतिरोध लगा हो इसमें जो धारा बढ़ रही इसका गुणनफल, सबका योग जो होगा इस पास में जो कार्य करने वाला क्या होगा? वैद्युतवाहक बल। ठीक, समस्त वैद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। देखिए कैसे। अब यहाँ पर जैसे हम लगाएंगे तो पहले तो यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे I1 धारा यहाँ से चली तो आपने अभी बताया संतुलन की स्थिति में क्या होता है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा संतुलन की स्थिति में। ये स्थिति जो है वो आपके संतुलन की है। संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में आपने अभी बताया कि जैसे कुंजी K2 को हम बंद करते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं होता है। अब जब कोई विक्षेप नहीं होगा तो जाहिर सी बात है धारा I1 जो है वो आपकी इधर होते हुए चली जाएगी, यानी इसमें आपके कोई भी धारा नहीं बहेगी। तो जब धारा I1 है और यहाँ पर नहीं बढ़ती है यानी इधर कुछ भी नहीं आती है तो इसमें भी धारा कितनी जाएगी? I1 ही जाएगी। I2 है, अब इसमें चूंकि कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है तो इसमें कोई भी कमी उमी नहीं आती, यानी इतनी ही धारा आपकी इसमें आपकी प्रवाहित हो जाती है I2। ठीक है, इसके बाद ये अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अब जैसे ही बंद पास ए बी डी ए लेते हैं तो इस खंड का जो प्रतिरोध है वो आपका P है और इस खंड के साथ जो बहने वाली धारा है वो आपकी I1 है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका अगला खंड है बी डी, इसका जो प्रतिरोध है प्लस लगाएंगे, प्रतिरोध आपका G में मान लेता हूँ और गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता, नहीं धारा शून्य होती, फिर प्लस लगाएंगे, सबका योग ही तो करेंगे। उसके बाद जो तीसरा खंड है वो आपका R है और इसके साथ जो बहने वाली धारा है वो आपकी I2 है। बस इतना याद रखिएगा कि धारा की जो दिशा है वो विपरीत, इसलिए माइनस का I2 लिखेंगे। तो हमने क्या किया? विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय जो योग है इस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर दिखाएंगे। तो इस पास में कार्य करने वाला कोई भी वैद्युतवाहक बल नहीं, कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम शून्य। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से देखिए I1P का गुणा हो जाएगा तो ये I1P हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और इसका गुणा हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा I2R बराबर हो गया 0। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो I1P बराबर ये माइनस का उधर जाएगा तो ये I2R हो जाएगा। ये हो गया भी समीकरण 1। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? इसी प्रकार हम ले लेंगे दूसरा बंद पास। बंद पास कौन सा भाई? बंद पास ले लेंगे, बंद पास ले लेंगे BCDB। BCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखेंगे बहने वाली जो धारा है वो I1 है, उसके संगत जो प्रतिरोध है वो कितना है आपका Q। फिर दूसरा खंड लेंगे C से D की ओर, तो धारा है आपकी विपरीत, तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे I2 और I2 के संगत जो प्रतिरोध है वो S है। उसके बाद D से B की ओर जाएंगे तो जो प्रतिरोध है वो आपका G है और बहने वाली गैल्वेनोमीटर में जो धारा है वो शून्य है, कोई विक्षेप नहीं होता है और इस पास में कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई, इसलिए यहाँ पर जो समस्त वैद्युतवाहक बल हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा I1Q माइनस I2S बराबर उधर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया। ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा I1Q बराबर, यह करके आप लिख लीजिए, ये I2S उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा I2S। इसको आप मान लीजिएगा समीकरण 2। अब आपको कुछ नहीं लिखना है, बस इतना लिखना है, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर
क्या करने पर भाई, भाग करने पर। तो समीकरण 1 में है I1P बराबर I2R, और समीकरण 2 में LHS में है I1Q बराबर I2S। हमने भाग कर दिया तो ये I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, और संतुलन की स्थिति आ जाएगी P/Q बराबर R/S। यही वीटस्टीन सेतु के संतुलन की स्थिति है। जब संतुलन की स्थिति बोली जाएगी तो आपको लिखना है P/Q बराबर R/S, यानी जो संलग्न भुजाएं हैं AB और BC, इनके प्रतिरोधों का अनुपात, इसका बटे इसका अनुपात जो है अन्य जो संलग्न भुजाएं हैं AD और DC, इनके प्रतिरोधों के, इनकी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है। तो इनके प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है R/S। ठीक है, यही वीटस्टीन सेतु के संतुलन की स्थिति है। यदि इन चारों प्रतिरोधों PQRS में से किसी एक प्रतिरोध का मान ना पता हो और 3 प्रतिरोधों का मान पता हो तो हम इस सूत्र की सहायता से उस अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। बस समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब बात आती है कि जो वीटस्टीन सेतु है, संतुलन की स्थिति आपके प्रयोगात्मक परीक्षा में पूछी जाती है। क्या होती है? तो यही होती है। कैसे होती है मैंने आपको बताया। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वीटस्टीन सेतु का उपयोग कहाँ पर होता है? 2 उपकरण में होता है। एक होता है आपका मीटर सेतु, ठीक है, मीटर सेतु, और एक होता है आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स ये तो आपके सिलेबस से हट गया है, लेकिन ये 2 आपके ऐसे उपकरण हैं जिसमें क्या होता है, वीटस्टीन सेतु के सिद्धांत का पर ही आधारित ये दोनों उपकरण हैं। कौन कौन से? मीटर सेतु और पोस्ट ऑफिस बॉक्स। याद रखिएगा कि वीटस्टीन सेतु के सिद्धांत पर आधारित 2 उपकरण कौन कौन से हैं? मीटर सेतु और पोस्ट ऑफिस बॉक्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये जो निगमन मैंने बताया है, वीटस्टीन सेतु का संरचना बताई, कार्यविधि बताई और संतुलन की स्थिति को मैंने प्रूव करना यहाँ पर बताया, ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।